सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। कक्षा 10 के लिए हमारा आज का टॉपिक है फ्रेमिंग क्वेश्चंस। मैंने मेरा जो पिछला वीडियो आपको प्रोवाइड करवाया था फ्रेमिंग क्वेश्चंस का, उसमें मैंने आपको समझाया था यस नो टाइप। अब यस नो टाइप के 3 रूल्स मैंने आपको मेरे लास्ट वीडियो में समझाए थे। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज देखेंगे फ्रेमिंग क्वेश्चंस में यस नो टाइप। तो यस नो टाइप में रूल 4, जिसको कहते हैं प्रोनाउन का परिवर्तन। अब प्रोनाउन में इंग्लिश में 3 प्रकार के पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आता है आई और वी, सेकंड पर्सन में आता है यू और थर्ड पर्सन में आता है ही, सी, इट और दे। तो केवल जो फर्स्ट और सेकंड पर्सन है उन्हीं में आपस में इंटरचेंज होता है, थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता है। तो आज हम देख रहे हैं रूल 4 प्रोनाउन का परिवर्तन। तो आइए अब इस टॉपिक को प्रारंभ करते हैं। तो टॉपिक चल रहा था हमारा फ्रेमिंग क्वेश्चंस एंड टेक क्वेश्चंस। इसमें हम देख रहे थे यस नो टाइप। अब यस नो टाइप में आज हम देख रहे हैं रूल 4 प्रोनाउन का परिवर्तन। प्रोनाउन का परिवर्तन। अब प्रोनाउन का परिवर्तन बिल्कुल इजी है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि आई व वी को यू के ग्रुप से चेंज करना है और यू को आई के ग्रुप से चेंज करना है। आई व वी को यू के ग्रुप से चेंज करना है और यू को आई के ग्रुप से चेंज करना है। टेबल फॉर्मेट में इसको हम इस प्रकार से देख सकते हैं, जैसे आई व वी, तो आई व वी का कर दिया यू, ये यू सब्जेक्ट वाला है फर्स्ट फॉर्म। फिर आई की सेकंड फॉर्म होती है माई व वी की सेकंड फॉर्म होती है आवर, यू की सेकंड फॉर्म होती है योर। फिर आई की थर्ड फॉर्म होती है मी और वी की थर्ड फॉर्म होती है अस और यू की थर्ड फॉर्म होती है यू। ये यू ऑब्जेक्ट वाला है। तो एक साइड तो इस प्रकार से चेंज होंगे और दूसरी साइड यू को आई से चेंज करना है। तो ये जो यू है सब्जेक्ट वाला, इसका हो जाएगा आई, योर का हो जाएगा माई और यू का हो जाएगा मी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये होता है प्रोनाउन का परिवर्तन। प्रोनाउन में केवल फर्स्ट और सेकंड पर्सन में ही इंटरचेंज होता है। जो थर्ड पर्सन है उत्तर से प्रश्न बनाते समय ही, सी, इट और दे, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसको समझना बिल्कुल आसान है, इसकी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल इजी है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आई व वी को यू के ग्रुप से चेंज करना है और यू को आई के ग्रुप से चेंज करना है। अब इनकी जो फॉर्म्स है वो आपको पता होनी चाहिए। तो आई, माई, मी आप जानते हैं, आई फर्स्ट फॉर्म है, माई सेकंड फॉर्म है, मी थर्ड फॉर्म है। इसी प्रकार से वी, आवर, अस आप जानते हैं, वी फर्स्ट फॉर्म है, आवर सेकंड फॉर्म है, अस थर्ड फॉर्म है। और यू में होता है यू, योर, यू। यू में जो फर्स्ट फॉर्म और जो थर्ड फॉर्म है उसकी स्पेलिंग सेम होती है। तो यू की फर्स्ट फॉर्म यू है, सेकंड फॉर्म में योर और थर्ड फॉर्म होती है यू। तो आई व वी यू के ग्रुप से चेंज होता है और यू आई के ग्रुप से चेंज होता है। बस ये आपको ध्यान रखना है। फिर जिस फॉर्म में चेंज करवाया जाए उसी फॉर्म में आपको चेंज कर देना है। एक बार दोबारा से देखेंगे, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल सरल है प्रोनाउन का परिवर्तन कि आई व वी को यू में बदलना है और यू को आई में बदलना है। अब आई व वी फर्स्ट फॉर्म है तो इधर फर्स्ट फॉर्म है यू। अब आई व वी की सेकंड फॉर्म है माई व आवर, तो यू की सेकंड फॉर्म है योर। आई व वी की थर्ड फॉर्म है मी व अस, तो यू की थर्ड फॉर्म है यू। फिर जब इसको उल्टा चेंज करेंगे तो यू का करेंगे आई, योर का करेंगे माई और यू का करेंगे मी। तो ये सिंपल सा चेंज है जिसको याद रखना भी बहुत आसान है। अब इसको एक एग्जाम्पल से और समझते हैं। देखिए, अब मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं, वो एग्जाम्पल आप देखेंगे कि यस आई हैव रिटन ए स्टोरी। ये एक आंसर है, इसका आपको क्वेश्चन फ्रेम करना है। सिंटेक्स मैंने आपको पहले भी बताई थी यस नो टाइप की, मैं दोबारा लिख देता हूं यस नो टाइप की सिंटेक्स। कि यस नो टाइप की पहचान होती है या तो मॉडल्स से प्रारंभ होते हैं, मॉडल्स या हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये यस नो टाइप की सिंटेक्स है। अब ये एक आंसर है,
इसमें क्या क्या एलिमेंट्स हैं, यस से तो प्रारंभ हुआ है, आई तो सब्जेक्ट है, हैव इसमें हेल्पिंग वर्ब है, रिटर्न इसमें मेन वर्ब है, मेन वर्ब का कौन सा फॉर्मेट है, ये मेन वर्ब की V3, और ए स्टोरी है इसमें ऑब्जेक्ट, मतलब इसमें हेल्पिंग वर्ब दी गई है, तो इसी हेल्पिंग वर्ब से प्रश्न बना देंगे। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, तो ये हेल्पिंग वर्ब लिख दी आपने हैव, इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब आई है हैव। अब हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, तो अब जो सब्जेक्ट है ना ये, तो यहाँ पे आई व वी का चेंज अभी आपने देखा कि आई व वी को बदलते हैं यू में, तो अब यहाँ पे लिखेंगे सब्जेक्ट के स्थान पर यू, कि हैव यू रिटन ए स्टोरी। ये इसका क्वेश्चन फ्रेम हो गया कि हैव यू रिटन ए स्टोरी, क्या आपने एक कहानी लिखी है। अब इसके दो आंसर हो सकते हैं, या तो यस आई हैव रिटन ए स्टोरी, हाँ मैंने एक कहानी लिखी है, या नो आई हैव नॉट रिटन ए स्टोरी, नहीं मैंने एक कहानी नहीं लिखी है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये प्रोनाउन का जो परिवर्तन है ये पूरा होता है। अब इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट रूल 5। तो अब प्रारंभ करते हैं रूल 5, कि जब हैज हैव व हैड का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में हो। रूल 5 टॉपिक क्या है, रूल 5, जब हैज हैव व हैड का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में हो। जब हैज हैव व हैड का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में हो। अब डियर स्टूडेंट्स, जो हैज हैव व हैड है, इनके बारे में आप क्या जानते हैं कि हैज हैव व हैड इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, यहाँ हम इनको मेन वर्ब के रूप में पढ़ने जा रहे हैं। तो इसके लिए एक सिंपल सी टेबल है, उस टेबल फॉर्मेट से आपको समझना है कि जब हैज हैव व हैड का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में होगा तो किस प्रकार से क्वेश्चंस को फ्रेम करेंगे। तो देखो ये मैं वो टेबल बना रहा हूं, हैज हैव व हैड, हैज हैव व हैड, ये टेबल है। इधर मैं लिख रहा हूं HV प्लस ND। अब हैज के सामने डज प्लस हैव, हैव के सामने डू प्लस हैव, और हैड के सामने डिड प्लस हैव। ये टेबल है, इस टेबल का आपको यूज करना है क्वेश्चन फ्रेम करते समय, जब एज ए वर्ड का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में होता है, और अगर एज ए वर्ड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में होगा तो जनरली ये जो सिंटेक्स है, इस सिंटेक्स में सेट करके आप क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं। तो एक बार दोबारा से इस टेबल को देखेंगे कि अगर हैज मेन वर्ब के रूप में है तो आपको हेल्पिंग वर्ब सेट करनी है डज, और मेन वर्ब तो हैव ही रहेगी। और अगर हैव मेन वर्ब के रूप में है तो आपको हेल्पिंग वर्ब सेट करनी है डू, मेन वर्ब तो हैव ही रहेगी। हैड मेन वर्ब के रूप में है तो आपको हेल्पिंग वर्ब सेट करनी है डिड, और मेन वर्ब रहेगी हैव, मतलब मेन वर्ब तीनों में कॉमन है हैव। तो अब इस टेबल का यूज करते हुए किस प्रकार से क्वेश्चन फ्रेम करेंगे, तो इसके लिए मैं आपको 2 एग्जाम्पल से इसको एक्सप्लेन करूंगा। तो एक एग्जाम्पल तो ऐसा होगा जिसमें हैज ए वर्ड का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में होगा, और एक एग्जाम्पल ऐसा होगा जिसमें हैज ए वर्ड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में होगा। तो कंपेरेटिवली आपको बहुत बेहतर ढंग से ये समझ में आएगा। तो अब इसको प्रारंभ करते हैं। यस ही हैज ए पेन, और नीचे यस ही हैज बोट ए पेन। ये 2 एग्जाम्पल्स हैं, ये 2 आंसर्स हैं। इन दोनों आंसर्स को क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है, इनका क्वेश्चन फ्रेम करना है। तो अब पहले देखते हैं दोनों का स्ट्रक्चर क्या है। तो यस ही हैज ए पेन, इसमें ही सब्जेक्ट है, ए पेन है ऑब्जेक्ट। अब इसमें बचा हैज। हैज क्या है? अगर हम कहते हैं कि हैज हेल्पिंग वर्ब है तो फिर मेन वर्ब कहाँ है? और अगर वाक्य में मेन वर्ब नहीं आई है तो वाक्य मीनिंगलेस है। तो ऐसी कंडीशन में अब इस हैज को, या इसकी जगह हैव और हैड भी हो सकता था, तो ये हैज हैव हैड के बाद में अगर आपको मेन वर्ब नहीं मिले, और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म मिलेगी? मेन वर्ब की V3, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अगर आपको हैज हैव हैड के बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं मिलती है तो आपको हैज हैव हैड को ही मानना है मेन वर्ब। तो इस प्रकार से इजी वे में पहचान सकते हैं। तो ये जो हैज है ये मेन वर्ब है। अब नीचे वाला वाक्य देखते हैं।
देखो इसमें ही सब्जेक्ट है, जैसे इस ऊपर वाले वाक्य में ही सब्जेक्ट था, इसमें एज हेल्पिंग वर्ब है। क्यों है हेल्पिंग वर्ब? कि इसके बाद में मेन वर्ब दी हुई है बाई, बाई यानी खरीदना, और ये बाई की थर्ड फॉर्म आई है इसमें बॉट, बाई की थर्ड फॉर्म बॉट इसमें दी हुई है, और इसके बाद में जो ए पेन है वो ऑब्जेक्ट है। तो इन दोनों सेंटेंसेज को कंपेरेटिवली समझना, जब आपको बहुत बेहतर ढंग से ये चीज समझ में आएगी कि ये जो दोनों हेज है इनका अंतर आपको समझ में आ गया क्या, कि ये जो हेज है इसके जस्ट बाद में ऑब्जेक्ट आ गया, इसलिए अब इस हेज को क्या मान लेते हैं? मेन वर्ब। और ये जो हेज है नीचे वाले वाक्य में इसके जस्ट बाद में मेन वर्ब की V3 आई है, बाई की थर्ड फॉर्म होती है बोट, तो मतलब यहाँ पर तो हेज हेल्पिंग वर्ब है और यहाँ पर हेज है मेन वर्ब। अब ये बात तो आप पहले से जानते हो, जो ये नीचे वाला सेंटेंस है इसका किस प्रकार से क्वेश्चन फ्रेम करना है वो तो इजी वे में ये जो सिंटेक्स है ना, इस सिंटेक्स के आधार पर आप कर सकते हो। लेकिन अभी जो अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं, अपना मूल टॉपिक क्या है कि जब हेज हैव व हेड का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में हो, तो अब इसको समझते हैं कि ये मेन वर्ब के रूप में है हेज, तो ये स्ट्रक्चर इसमें यूज करना है, ये स्ट्रक्चर। अब इससे कैसे क्वेश्चन फ्रेम होगा, तो देखिए ये हेज मेन वर्ब के रूप में है, तो इसके सामने लिखा हुआ है डज प्लस हैव, मतलब हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर लिखा हुआ है डज, और ये अपनी सिंटेक्स है। तो अब इसको बनाते हैं, तो सबसे पहले लिखेंगे डज, ये आपने हेल्पिंग वर्ब लगा दी। अब हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट ये ही प्लस मेन वर्ब, तो ये तीनों मेन वर्ब में तो तीनों में ही हैव का प्रयोग होगा, तो डज ही हैव ए पेन, ये आपने इसका क्वेश्चन बना दिया, डज ही हैव ए पेन। तो बहुत इजी वे में ये क्वेश्चन बन गया, आपको पता चल गया कि ये हेज यहाँ पर है मेन वर्ब। अब देखते हैं अगला कि यस ही हैज बॉट ए पेन, तो इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा? ये बात तो आप पहले से भी जानते थे, क्योंकि इसमें तो जो हेज है वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में है, तो बिल्कुल क्रम से इस सिंटेक्स में सेट कर देंगे। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब ले लीजिए, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब ले ली हेज, इसके बाद में सब्जेक्ट उतार दिया इसका ही, हेज ही, फिर मेन वर्ब बॉट, और फिर ऑब्जेक्ट ए पेन। तो आपने सीखा क्या है, आपको समझना क्या है? ये जो नीचे वाला सेंटेंस है कि ही हैज बॉट ए पेन, इसका क्वेश्चन बनाना आप जानते थे, इस सिंटेक्स में सेट करके इसका क्वेश्चन बनाया जा सकता है। लेकिन जो ये ऊपर वाला है ही हैज ए पेन, ये आपने अभी सीखा है कि जब हेज हैव व हेड का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में हो तो किस प्रकार से क्वेश्चन फ्रेम करेंगे, ये आपको बहुत इजी वे में समझ में आ गया होगा। एक बार मैं दोबारा से इस टेबल को और इन दोनों सेंटेंसेज को आपको समझाने की फिर कोशिश करूंगा। देखिए ये एक सिंपल सी टेबल है, हेज के सामने लिखा हुआ है डज प्लस हैव, हैव के सामने लिखा हुआ है डू प्लस हैव, और हेड के सामने लिखा हुआ है डिड प्लस हैव। अब ये जो हैव है मेन वर्ब, ये तो तीनों में कॉमन है। अब इधर आपको जो भी शब्द हेज है, हैव है या हेड है वो मेन वर्ब के रूप में मिलता है, तो इन हेल्पिंग वर्ब्स का यूज करना है। अब दोबारा से इन दोनों सेंटेंसेज को फिर एक बार देखेंगे कि यस ही हैज ए पेन, इसमें हेज मेन वर्ब है। क्यों है मेन वर्ब? क्योंकि इसके जस्ट बाद मेन वर्ब नहीं आई है, इसलिए हेज को हेल्पिंग वर्ब होते हुए भी अब हम क्या मान रहे हैं? मेन वर्ब। तो ही हैज ए पेन, तो इसमें ये स्ट्रक्चर यूज हो रहा है डज प्लस हैव। तो देखिए डज ही हैव ए पेन, और जो नीचे वाला सेंटेंस है कि यस ही हैज बॉट ए पेन, इसके अंदर ही सब्जेक्ट है, हेज हेल्पिंग वर्ब है। क्यों है हेज हेल्पिंग वर्ब? क्योंकि इसके जस्ट बाद मेन वर्ब बॉट, बाई की थर्ड फॉर्म बॉट का यूज हुआ है, तो इजी वे में पता चल रहा है कि हेज हेल्पिंग वर्ब है, और फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट आया ए पेन। तो इसका आपने क्वेश्चन फ्रेम कर दिया कि हेज ही बॉट ए पेन, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये जो एक सब टॉपिक है यस नो टाइप का रूल 5 कि जब हेज हैव व हेड का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में हो, यह आपको बहुत इजी वे में समझ में आ गया होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अब प्रारंभ करते हैं रूल 6, लास्ट रूल है यस नो टाइप का। अब रूल 6 में एक सब टॉपिक है कि जब डू डज व डिड का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में हो। अब जो डू डज और डिड है ये हेल्पिंग वर्ब भी होती हैं और मेन वर्ब भी हैं, तो वही जिस प्रकार से इससे पहले वाला टॉपिक समझाता है कि एज ए वर्ड का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में, अब एज ए वर्ड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी होता है, जनरली तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही होता है। तो इसमें भी आपको बहुत इजी वे में ये बात समझनी है कि जब डू डज व डिड का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में हो तो किस प्रकार से क्वेश्चन फ्रेम करेंगे। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि डू एक मेन वर्ब है, डू का हिंदी अर्थ होता है करना, डू की सेकंड फॉर्म होती है डिड, डू की थर्ड फॉर्म होती है डन, एक होता है V1 प्लस ING वाला फॉर्मेट डूइंग, और एक होता है V1 में SEIS डज,
किसी भी मेन वर्ब के इंग्लिश में 5 फॉर्मेट होते हैं, V1, V2, V3, V1 प्लस ING और V1 में एस या ES। तो आइए अब इस रूल को प्रारंभ करते हैं कि रूल 6, जब डू डज व डिड का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में हो। तो इसके लिए भी एक सिंपल सी टेबल है जो मैं लिख रहा हूं, ये आपको समझनी है। डू हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, ये बहुत इजी टेबल है। अब देखिए डू के सामने मैं लिख रहा हूं डू प्लस डू। अब डज, डज के सामने मैंने लिखा डज प्लस डू, और डिड के सामने मैंने लिखा डिड प्लस डू। अब देखिए ये टेबल को याद करना कितना आसान है, इसकी अंडरस्टैंडिंग कितनी इजी है कि जो मेन वर्ब है वो तो तीनों में डू है, मेन वर्ब तीनों में डू है। अब जो इधर शब्द है ना, जैसे डू तो हेल्पिंग वर्ब भी डू, डज तो हेल्पिंग वर्ब भी डज, और डिड तो हेल्पिंग वर्ब भी डिड। तो इस टेबल का यूज करते हुए आपको क्वेश्चन फ्रेम करना है अगर डू डज व डिड का प्रयोग आता है मेन वर्ब के रूप में। अब वो एक कंपेरेटिवली 2 एग्जाम्पल से इसको समझेंगे। अब मैं एग्जाम्पल से आपको समझाने का प्रयास करता हूं। तो सबसे पहले जैसे मैंने ये एग्जाम्पल लिखा है कि यस ही डज दिस वर्क। अब इस एग्जाम्पल को समझते हैं। ये तो सब्जेक्ट है, दिस वर्क क्या है, ऑब्जेक्ट। अब बचा डज। अब अगर डज को हेल्पिंग वर्ब मानते हैं तो मेन वर्ब कहाँ है, और वाक्य में मेन वर्ब का होना ज़्यादा आवश्यक है, इसलिए अब डज को ही क्या मान लेंगे, मेन वर्ब। ये डज है मेन वर्ब, मतलब इन तीनों में से कौन सा फॉर्मेट यूज करना है, ये डज मेन वर्ब है। अब इसका क्वेश्चन फ्रेम करेंगे, ये सिंटेक्स है, इस जगह से प्रारंभ है। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब सेट करनी है, तो डज के सामने हेल्पिंग वर्ब लिखी हुई है डज, तो ये लिख दिया डज। इसके बाद में सब्जेक्ट उतारना है ही, इसके बाद में मेन वर्ब, तो ये डू, तो डज ही डू दिस वर्क, डज ही डू दिस वर्क। ये इसका क्वेश्चन फ्रेम हो गया। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि नो ही डज नॉट प्ले चेस, ये भी एक आंसर है। अब इसमें प्रत्येक एलिमेंट को चेक करेंगे, तो ये तो सब्जेक्ट है, डज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। इसके बाद में तीसरे नंबर पे नोट आता है, ये इंग्लिश का जनरल रूल है। और फिर इसके बाद प्ले या मेन वर्ब है, मेन वर्ब की V1, प्ले मीन्स खेलना, और चेस है इसमें ऑब्जेक्ट। तो क्लियर कट पता चल रहा है कि इसमें डज हेल्पिंग वर्ब क्यों है, क्योंकि बाद में मेन वर्ब आई हुई है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और डू डज व डिड के बाद में आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में मिलेगी, क्योंकि डू और डज तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है, और डिड होती है पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब। तो इससे तो क्वेश्चन बनाना बिल्कुल आसान है। जैसे यस नो टाइप में देखा था रूल 1 कि उत्तर से प्रश्न बनाते समय दिए गए यस नो व नोट को हटा दो, तो ये नो और नोट तो हट गया। अब जो वाक्य बचा उसके आधार पर आपको इस सिंटेक्स में सेट करके प्रश्न बना देना, जो कि बिल्कुल आसान है। अब सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब सेट करनी है, तो हेल्पिंग वर्ब इसमें है डज, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लिख दिया ही, प्लस मेन वर्ब, तो मेन वर्ब लिख दिया प्ले, और प्लस ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट लिख दिया इसमें चेस। तो इसका क्वेश्चन बना डज ही प्ले चेस। तो इस प्रकार से कंपैरेटिवली इन दोनों एग्जांपल्स को समझना है कि जब डू डज व डिड का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में हो। एक बार अगेन मैं आपको फिर इनको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो ये सिंपल सी जो टेबल है, इसको याद करना बिल्कुल आसान है कि मेन वर्ब तो तीनों में डू है। अब जो शब्द इधर है वही शब्द बिल्कुल इधर सेम है, डू का डू, डज का डज और डिड का डिड हेल्पिंग वर्ब के रूप में। ये सिंटेक्स है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब यस ही डज दिस वर्क, इस आंसर में क्लियर कट पता चल रहा है कि ही सब्जेक्ट है, दिस वर्क ऑब्जेक्ट है, और जो डज है वो मेन वर्ब है। क्यों है मेन वर्ब, क्योंकि डज के बाद में मेन वर्ब आई नहीं है। तो इसमें ये फॉर्मेट यूज करना है डज का, डज प्लस डू। तो देखो डज ही डू दिस वर्क, डज ही डू दिस वर्क। और इससे नीचे वाला वाक्य देखेंगे कि नो ही डज नॉट प्ले चेस। अब इसमें ही सब्जेक्ट है, डज हेल्पिंग वर्ब है, नोट तीसरे नंबर पर आया है, फिर इसके बाद में है मेन वर्ब प्ले खेलना,
और चेस है इसमें ऑब्जेक्ट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि डू, डज व डिड के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में मिलेगी। तो ये बहुत इजी है इसका भी क्वेश्चन फ्रेम करना कि नो और नोट को तो हटा दिया और सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब दी गई है इसमें डज, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट भी दिया गया है ही, प्लस मेन वर्ब प्ले और प्लस ऑब्जेक्ट चेस। तो डज ही प्ले चेस। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो यस नो टाइप का टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। मेरा जो लास्ट वीडियो था उसमें मैंने आपको यस नो टाइप के 3 रूल्स बताए थे और आज यस नो टाइप का जो टॉपिक है फ्रेमिंग क्वेश्चंस में ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे WH वर्ड टाइप। और आज जो आपने तीनों रूल्स देखे हैं, रूल 4 में तो प्रोनाउन का परिवर्तन है जिसको याद करना बिल्कुल आसान है, आई व वी यू से चेंज होता है, यू आई से चेंज होता है। फिर रूल 5 में हैज ए वेड का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में मैंने आपको समझाया और रूल 6 में डू, डज व डिड का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में मैंने आपको समझाया। तो आई होप कि यस नो टाइप का आज का जो ये वीडियो है ये आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो डियर फ्रेंड्स, आपके पास में जो भी ग्रामर अवेलेबल है, संजीव ग्रामर है या एक्सीलेंट ग्रामर है, तो उसमें कक्षा 10 में जो फ्रेमिंग क्वेश्चंस एंड टेक क्वेश्चंस का टॉपिक है तो उसमें यस नो टाइप की अलग एक्सरसाइज है, WH वर्ड टाइप की अलग एक्सरसाइज है। तो आप एक्सरसाइज हल कर सकते हैं, आंसर्स की मैचिंग करके देख सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो जो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा वो होगा फ्रेमिंग क्वेश्चंस में WH वर्ड टाइप का। तो आज के लिए इतना ही। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।